आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से समाचार तरंग कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों की ऋतु में खान पान और रहन सहन के लिए रखी जाने वाली आवश्यक सावधानियों की जानकारी। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में मैं रितिका गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ आज सहभागी हैं सालेहा गाजी। नमस्कार। और स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर S.K. वेदी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सर्दियों की शुरुआत हो गई है, अभी आती हुई सर्दी है। कहते हैं कि आती जाती सर्दी बीमारी का भी सबब बनती है, तो ऐसा क्यों माना जाता है? इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे कि ऋतु बदलने के साथ साथ जो है वातावरण का तापमान भी बदलता है, और जैसे कि अब ठंडा मौसम आ गया है और टेम्परेचर डाउन होने के साथ साथ भी हमको अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसमें रहन सहन के प्रति सजग हो जाना चाहिए। और बदलती ऋतुओं के हिसाब से क्या होता है कि एक ऋतु से जब दूसरी ऋतु में प्रवेश करते हैं तो उस समय कुछ चीज़ें जो पिछली ऋतु की हैं हमें वो अपनानी चाहिए, धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और कुछ आने वाली को शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि अब टेम्परेचर डाउन है तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ तो ये है कि हमें आने वाली सर्दी से बचाव करना है। उसके लिए हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए। पानी, जैसे कि अब तक हम ठंडा पानी पीते हैं तो थोड़ा सा जो पानी हम का प्रयोग करते हैं उसको थोड़ा सा गुनगुना करके अगर जो हम पिए तो वो जो है ठीक रहेगा। खान पान में भी ऐसा कहते हैं कि जैसे सर्दी की शुरुआत होती है और सर्दी से जैसे जैसे ये आयुर्वेद के हिसाब से विसर्ग काल होता है। विसर्ग काल जैसे होता है, विसर्ग काल में जो है शरीर की जो अग्नि है वो जो है धीरे धीरे वृद्ध होती है। तो वर्षा, शरद, हेमंत ये 3 ऋतुएं जो हैं हमारे में विसर्ग काल में आती हैं, जिसमें कि हमारे शरीर का बल जो है ऑटोमेटिकली बढ़ता है और हमारे अग्नि बल भी बढ़ता है। तो हमें खान पान में थोड़ा सा गुरु आहार यानी कि जो ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें हैं वो शुरुआत करनी चाहिए, उनको लेना चाहिए। जैसे कि जिसमें कि आयुर्वेद के हिसाब से तो मधुर रस, स्निग्ध यानी कि जो थोड़ा घी तेल का प्रयोग भी करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें जो ऋतुओं के हिसाब से जो सब्जियां आती हैं जो खान उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। और अग्नि बल वृद्ध होता है तो हमें इसमें ख़ास तौर से जो हल्के खाने हैं उसके बजाय भारी खाना जो है, गुरु खाना जो है, उसको हमें सेवन करना चाहिए ताकि हमारी पाचन शक्ति के हिसाब से हम खा सकें। तो वो हमारे शरीर में पर्याप्त बल प्रदान करेगा, हमारे शरीर को जो है वापस उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में वो महत्वपूर्ण होगा और हमारी धातुओं को पुष्टि करने में वो सहायक होता है। तो हमें उसी के हिसाब, ऋतुओं के हिसाब से ही, क्योंकि खान पान में सब्जियां वगैरह आती हैं तो हमें उनको उपयोग में लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि मौसमी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, और अगर हम बात करें ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों की, तो प्रतिरोधक जो उनकी क्षमता होती है वो थोड़ी नाजुक होती है, तो विशेष रूप से उनके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बुज़ुर्गों के लिए तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बुज़ुर्ग, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कमज़ोर हो चुका होता है, शारीरिक धातुएं क्षीण हो जाती हैं, तो उनको जो सुपाच्य खाना है और पौष्टिक खाना है वो उनको देना चाहिए ताकि वो आसानी से पच जाए और उनके लिए लाभान्वित हो सकें, उससे शरीर में आसानी से वो पचे। ज़रूरी ये है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि यदि आपके पेट की स्थिति ठीक है, पाचन क्षमता ठीक है, तो आप थोड़ा सा हैवी भी खाते हैं तो वो भी आसानी से पच जाता है। बच्चों के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को सर्दी से बचाया जाए और उनको गर्म कपड़े पहनने के लिए कहा जाए, क्योंकि बच्चे आजकल थोड़ा सा लापरवाही भी करते हैं जी। और वो पहनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को थोड़ा समझाएं और इस तरीके से वो बताएं कि भाई बच्चों को थोड़ा गर्म कपड़े चाहिए। आजकल तो अलग अलग प्रकार की वैरायटी के आ रहे, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत मोटे लबादे पहनने हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा गर्म उनको रखा जाए ताकि वो ठंड के प्रभाव से बचें। खान पान में तो जो है बच्चे तो आजकल आप जानते हैं कि किस तरीके का खाना
पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी अपन घर का खाना बना के उनको दें, जो स्वादिष्ट खाना है वो दें। अग्नि के हिसाब से बच्चों की अग्नि अच्छी होती है, वो सब पचा लेते हैं ज़्यादातर, फिर भी ध्यान रखना चाहिए अपन को। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आयुर्वेद के खजाने की कई सारी चीज़ें हमारी रसोई में ही उपलब्ध हो जाती हैं। बिल्कुल। तो अभी जैसे जो भी सामान्य बीमारी होती है, जैसे आप कहें जुकाम या खांसी या फिर बुखार या पेट दर्द, तो उसके लिए क्या ऐसे कारगर उपाय हैं जो हम रसोई में से ही अपनाकर हमारे परिजनों को सुरक्षित रख सकते हैं? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारी रसोई में ही वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम प्रयोग में लेते हैं, रोज़ाना मसालों के रूप में लेते हैं, लेकिन उन्हीं का हम दवाओं के रूप में भी और रोग प्रतिरोधन के लिए भी प्रयोग में करते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ काली मिर्च है जी। काली मिर्च सर्दियों के हिसाब से जो सामान्य श्वसन तंत्र की जो बीमारियाँ हैं, खांसी है, जुकाम है, इसको रोकने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो हम जैसे डेली चाय पीते हैं या दूध भी पीते हैं, तो उसमें भी जैसे कि सौंठ हो गया, सौंठ का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, दालचीनी का पाउडर है, इनको यदि हम अपनी चाय में, अदरक तो एक सबसे कॉमन चीज़ है ही है, अदरक का ही सूखा रूप जो है शुंठी होता है। वो शुंठी जो है वो ड्राई होती है, और वो अदरक हम डे टू डे इस्तेमाल करते हैं तो वो सौंठ जैसा ही काम करती है, लेकिन सौंठ जो थोड़ा पोटेंट इसलिए होती है क्योंकि वो ड्राई होती है। तो उसको हम ज़्यादा प्रवर्ध अवस्था में इस्तेमाल करें। बाकी अदरक का प्रयोग जो है हमें नियमित रूप से करना चाहिए। आजकल चाय वाय के रूप में या दूध में भी हम अदरक डाल के पकाएं, तो वो दूध भी जिनको सूट नहीं करता उनको भी वो दूध सूट करने लगता है। तो शुंठी या अदरक जो है बहुत काम की चीज़ है सर्दियों से बचाव के लिए, खांसी जुकाम से बचाव के लिए। और काली मिर्च अगर जो किसी को हो ही जाए तो जैसे 1-2 काली मिर्च भी अगर जो वो दांतों के नीचे रख लें और उसको धीरे धीरे चूसें तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। ख़ासतौर से कफज खांसी में, जो जिसमें कफ निकलता है, बलगम वाली खांसी जो होती है, उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसमें एक संक्षिप्त में सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसा लोग कहते हैं कि हल्दी मिला हुआ दूध जो पीते हैं हम, तो उसकी तासीर गर्म होती है और ज़्यादा नहीं सेवन उसका करना चाहिए, क्या ऐसा है? ऐसा ज़्यादा नहीं पीना, क्योंकि हल्दी को हम मसालों में तो रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा का तो प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि जो चीज़ हम रोज़ खा रहे हैं उस चीज़ का ज़्यादा का नहीं, हाँ मात्रा में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कोई नुकसानदायक नहीं है। हल्दी की एक विशेष जो गुण है वो ये है कि ये आयुर्वेद के हिसाब से वेदना स्थापन भी होती है, कृमिघ्न होती है, वर्ण यानी कि कलर कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने वाली होती है। दूसरा कि वेदना स्थापन से मतलब है जैसे पेन किलर, माइल्ड पेन किलर है, या सूजन वूजन शरीर में कहीं होती है तो उसको ख़त्म करती है। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो दूध में हल्दी मिला के आपने जो बात कही, उसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं ख़ास तौर से जिनको एलर्जिक खांसी होती है जी, यानी अस्थमा की प्रॉब्लम है, और जुकाम जिनको बार बार होता रहता है, तो ऐसे में कम से कम जैसे कि एडल्ट में अगर जो हम दें तो आधा चम्मच हल्दी 1 कप दूध में मिला के यदि रोज़ सेवन करें खाली पेट, तो सुबह शाम सेवन करें या एक टाइम सेवन करें, तो ये हमारे एलर्जिक खांसी जो है जो होती है, आयुर्वेद में इसको वातिक कास बोलते हैं या वातिक प्रतिशय बोलते हैं, तो अपने एलर्जीज़ जो हैं उसमें बहुत ही फ़ायदा करती है। और जो हम एलोपैथिक उसमें जैसे सिट्रीजिन वगैरह देते हैं या कुछ इस तरह की दवाएं, एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी आवश्यकता कम से कम पड़ती है, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत डॉक्टर साहब, अमूमन ये माना जाता है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो इतनी प्राचीनतम प्रणाली है उसमें नाड़ी परीक्षण के माध्यम से ही रोगों का पता लगाया जाता है, जांच की जाती है, लेकिन हमें ये बताइए उसमें और क्या क्या वैकल्पिक तरीके हैं जांच के? देखिए, नाड़ी परीक्षा जो है आयुर्वेद में एक विशेष, प्राचीन समय में नाड़ी एक डायग्नोस्टिक टूल था। दरअसल क्या होता है कि नाड़ी जो होती है इसको जांचने से हमको शरीर में दोषों की स्थिति का पता चलता है। दोष जो वात पित्त कफ 3 दोष बताए गए हैं, क्योंकि इन्हीं के इम्बैलेंस से व्याधियाँ होती हैं। इन्हीं के इम्बैलेंस को पहचानने के लिए इसका प्रभाव हमारी नाड़ी पे पड़ता है। जो नाड़ी की गति है, नाड़ी का जो वॉल्यूम है ना, उसका जो आयतन है वो,
और उसमें नाड़ी के चलने की जो टाइप है, प्रकार है, किस प्रकार से नाड़ी चल रही है, उसके आधार पे हम दोषों की स्थिति का पता चलाते हैं कि कौन सा दोष ज़्यादा प्रबल है, और उसके हिसाब से हम कि ये बीमारी जो है वातिक है या पैत्तिक है या कफज है, इस तरीके से हम उसको पता लगाते हैं। बहरहाल व्यवहार में आजकल जो देखा जाता है कि ये जो विधा है इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि जो आयुर्वेद का जो तरीका था वो काफ़ी विस्तृत था और अब उतने ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है उसके बारे में। फिर भी जो लोग अनुभव से इसको करते हैं वो लोग डायग्नोसिस में काफ़ी हद तक वो कर पाते हैं। फिर भी क्योंकि नाड़ी का संबंध हमारे हृदय से है सीधा सीधा, तो जो नाड़ी हम देखते हैं उससे सबसे बड़ी चीज़ तो जैसे कि ब्लड प्रेशर है, उसकी स्थिति का हम अंदाज़ा लगा पाते हैं, या इर्रेगुलर नाड़ी चल रही है, अनियमित है, तो इसका मतलब है कि हमारे हार्ट में कहीं प्रॉब्लम है, कहीं हो सकती है जिसकी वजह से हमारी नाड़ी रेगुलर नहीं चल रही है। आयुर्वेद में तो उसे स्पर्श की भी बात आती है कि गर्म है, उष्ण है या शीत है, उसके आधार पे भी वो दोषों का पता लगाते हैं। बाकी ये है कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए नाड़ी को जाना जाता है कि उसको ज़्यादा हम सबसे जो डायरेक्ट जानकारी मिलती है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की मिलती है हमें, तो उसी से अंदाज़ा लगाते हैं कि पेशेंट की क्या स्थिति है। सर, जब सर्दियों की बात आती है तो तेल मालिश का भी जिक्र होता है, तो हमारे श्रोताओं को हम ये चाहेंगे कि आप ये बताएं कि इसके लिए कौन कौन से तेल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए तेल मालिश का। आयुर्वेद में जो है विशेष रूप से सर्दियों में अभ्यंग का उपदेश किया गया है। अभ्यंग का मतलब होता है मालिश करना शरीर की जी। तो अभ्यंग जो है इसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ तेल बताया है आयुर्वेद में वो तिल का तेल होता है। तिल का तेल सभी तेलों में बेस्ट माना गया है, तिल तेल का प्रयोग करना चाहिए। ये आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात दोष का प्रशमन करती है, हमारी स्किन को अच्छा रखता है, हमारे सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, तो इस तरीके से तेल बहुत अच्छा है सर्दियों में इस्तेमाल। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर बेदी, आज की जो जीवन शैली है वो बहुत दौड़ भाग वाली है, बहुत तेज है, ऐसे में तनाव भी हो जाता है, तो हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसा बताइए कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाए और हमारी जीवन शैली में भी सुधार हो, उचित हो, वो ऋतुचर्या के अनुकूल हो। देखिए आजकल की जो ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कम होती जा रही है, इसका जो मुख्य कारण है बढ़ता हुआ तनाव, मेंटल स्ट्रेस का ज़्यादा बढ़ना, क्योंकि और इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि व्यक्ति आजकल अपने वर्क में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि उसके पास खुद के लिए समय नहीं है, बाकी सबके लिए समय। वो ऑफिस में काम करता है, ओवर टाइम करता है जी, रात दिन काम में लगे रहने के बावजूद उसके लिए खुद के पास समय नहीं है, और इससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल नींद की समस्या जो है वो कॉमन है कि नींद नहीं आना ठीक से नहीं। मोबाइल क्रांति चल रही है जी, है ना, मोबाइल 12-1 बजे से पहले छोड़ता नहीं आदमी, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है का व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व। हाँ, अभी तो 4 लोग मेंबर परिवार में बैठे हैं तो चारों अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, आपस में बात नहीं करते। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़ है कि समस्याओं को अपने मन में ही नहीं रखा जाए, उनको डिस्कस करके बांटना चाहिए, तो मेंटल स्ट्रेस कम होता है। दूसरा, आदत ये बनानी चाहिए कि हम अपने टाइम, अपने जो कार्य हैं उसको समय पे कंप्लीट कर दें, ओवरड्यू ना हो, तो उससे हमारा मेंटल स्ट्रेस कम होता है। मेंटल स्ट्रेस के बढ़ने का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव हमारी इम्यूनिटी पे पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं कि जब कोई चीज़ हम करते हैं तो हमको ये भी ध्यान रखना है, अपने लिए भी समय निकालना है, और अपनी सेहत के लिए भी हम आधा घंटा नहीं दे सकते तो फिर क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है मैनेजमेंट, प्लानिंग, कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसको एक प्लानिंग के साथ करें, तो चिंताओं से मुक्ति का तो तरीका ये है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा संदेश हमारे श्रोताओं के लिए दिया और इतनी सारी जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को दी, किस तरह से आयुर्वेद के माध्यम से हम शरद ऋतु में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आप यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। श्रोताओं, आज के समाचार तरंग में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपको ये बता दें कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा।